Assalamualaikum. My name is Ifa Wahid and today we are going to discuss the topic asthma. Let's start with the definition. A chronic respiratory condition usually associated with airway inflammation and hyperresponsiveness. क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो कि हमारे एयरवे है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है किसी भी एलर्जन को या एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। और अ क्रॉनिक लंग डिजीज अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एजेस, मतलब कि इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं है। ये चिल्ड्रन में भी होती है, अडल्ट में भी होती है और ओल्ड पर्सन में भी हो सकता है अस्थमा। कॉजेज ऑफ अस्थमा की अगर हम बात करें, इसकी कॉजेज में आते हैं कुछ एलर्जीज जो कि हो सकते हैं ड्यू टू पोलन, डस्ट माइट्स, मोल्ड या एनिमल फर की वजह से। उसके अलावा पोल्यूशन और स्मोक, एयर पोल्यूशन जो कि स्मोक आ रहा है या धुआं जो आता है कार से और फैक्ट्री से वो अस्थमा कॉज कर सकता है। टोबैको स्मोक अस्थमा कॉज कर सकता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी अस्थमा कॉज कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन में कोल्ड है या फ्लू है उसे, उसके अलावा साइनस इन्फेक्शन या अदर वायरल इन्फेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन अस्थमा कॉज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग or exercise can cause asthma. Weather condition like cold weather, stress and emotion can cause difficult breathing, chemical and strong smells. This picture is showing the common causes of asthma or asthma attack triggers. Next is symptoms of asthma. First one is shortness of breath. If a person have asthma attack, he will feel shortness of breath during physical activity or at night. Wheezing. Wheezing is basically a sound which will produce during breathing. ये एक अस्थमा का स्पेशल सिम्टम है, मतलब कि ये अस्थमा को डिफरेंट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से डिफरेंशिएट कराता है कि जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है जब वो सांस लेता है तो एक विसल लाइक साउंड प्रोड्यूस होती है। क्रोनिक कफिंग, लाइक एस्थमेटिक पेशेंट को एक स्वेयर किस्म की कफिंग होती है। चेस्ट टाइटनेस और पेन, चेस्ट में प्रेशर या हैवीनेस फील होती है। डिफिकल्ट स्लीपिंग ड्यू टू ब्रेथलेसनेस और कफिंग की वजह से नींद पूरी नहीं होती। सिम्टम वेरिएशन की, तो अस्थमा के सिम्टम फिक्स नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी स्वेरिटी भी वेरी कर सकती है कि किसी पर्सन में ज़्यादा स्वेयर सिम्टम शो हों, किसी में कम शो हो। सिम्टम्स में भी एपिसोडिक और परसिस्टेंस, इसका मतलब कि हो सकता है कि कुछ पर्सन में कोई सिम्टम शो हो और वो कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाए और कुछ में कंटिन्यूस सिम्टम शो हो रहा हो। अस्थमा अटैक may require emergency care. Symptoms of asthma. Classification of asthma. Basically अस्थमा को टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है एटोपिक अस्थमा, दूसरा है नॉन एटोपिक अस्थमा। एटोपिक अस्थमा को हम एलर्जिक और एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। ये होता क्या है? एलर्जिक मेडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसका मतलब कि ये टाइप ऑफ अस्थमा जो है ये किसी भी एलर्जन की वजह से कॉज होती है, कोई स्पेसिफिक एलर्जन होता है और हमारे बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होते हैं, लाइक एस्थमेटिक अटैक होना स्टार्ट होते हैं पर्सन में। कोई भी पर्सन इनमें से किसी एक एलर्जन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, जैसे पोलन, डस्ट, माइट्स और मोल्ड्स। ये एलर्जी यूजुअली चाइल्डहुड में ही अस्थमा बिगिन हो जाता है और इसमें स्किन एलर्जी का अगर टेस्ट करवाया जाए तो वो पॉजिटिव आता है। अगर हम नॉन एटोपिक की बात करें तो इसको हम इंट्रिंसिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं, मतलब कि ये इसमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता या कोई एलर्जन की वजह से कॉज नहीं होता। उसके अलावा ये कुछ नॉन इम्यून फैक्टर्स की वजह से कॉज हो सकता है, लाइक कोल्ड एयर, एक्सरसाइज, इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से
कि ये स्पेसिफिकली कोई एलर्जेंस नहीं है, लेकिन एक एस्थमेटिक पेशेंट इसके लिए सेंसिटिव हो सकता है। ये ज़्यादातर एडल्टहुड में स्टार्ट होती है और इसमें स्किन एलर्जीज का टेस्ट नेगेटिव आता है। Here are the some extrinsic or intrinsic asthmatic stimuli. Pathology of asthma. Asthma is caused by inflammation of the airways, which makes them extra sensitive when exposed to certain things like dust, smoke और cold air. बेसिकली एस्थमा में हमारे ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उन एयरवे हमारी नैरो हो जाती है और वो सेंसिटिव हो जाती है कुछ एलर्जेंस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अगर हमारी एयरवेज उन एलर्जेंस के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो वो कॉज करेंगी मसल टाइटनिंग अराउंड द एयरवेज। हमारी ब्रोंकाई के अगेंस्ट या ब्रोंकाई के अराउंड में जो मसल होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी। स्वेलिंग इनसाइड द एयरवे वॉल्स, हमारी एयरवे में स्वेलिंग होगी जो कि हमारे एयरवेज को नैरो कर देगी। Increased mucus production. All these changes narrow the airway and make it hard to breathe. Normal physiology of normal airway, asthmatic airway and asthmatic airway during attack. जो फर्स्ट वन है नॉर्मल एयरवे, ये एक नॉर्मल पर्सन का एयरवे जो कि आपको ब्रॉड शो हो रहा होगा। जो सेकंड इमेज है एस्थमेटिक एयरवे, वो उन पर्सन की होती है जो कि एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, उनकी एयरवे नैरो होती है। उनकी नॉर्मल कंडीशन में भी एयरवे नैरो होती है, लेकिन जैसे ही वो किसी एलर्जन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी एयरवे और नैरो हो जाती है, उसमें म्यूकस और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो उनकी वॉल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। पैथोलॉजी ऑफ एस्थमा में हम बात करते हैं फर्स्ट एलर्जन एक्सपोजर। एक पर्सन ने एक ऐसी इन्वायरमेंट में सांस लिया जहाँ पर कोई एलर्जन था, फॉर एग्जाम्पल पोलन था, और वो पर्सन कौन था? जो कि एस्थमेटिक पेशेंट था। तो क्या होगा? उसका इम्यून सिस्टम फौरन एक्टिवेट होगा, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और वो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। इन टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स की वजह से कुछ केमिकल रिलीज होंगे जैसे कि इंटरल्यूकिन 4। इसका क्या काम होगा कि इसने बी सेल्स बनाने जो कि आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनाएंगे। आईजीई एंटीबॉडीज की स्पेशल टाइप है जो कि एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट एक्टिव होती है। इंटरल्यूकिन 5 attracts eosinophils, a type of white blood cells. इज़िनोफिल हेल्प आउट करेंगे इन्फ्लेमेशन में। इंटरल्यूकिन 13 increases mucus and sensitivity of airways जो कि नैरोइंग ऑफ एयरवे कॉज करेंगे। रिपीटेड एक्सपोजर कि मतलब पर्सन जो है वो रिपीटेडली एलर्जन के साथ एक्सपोज हो रहा है तो फिर क्या होगा? IgE एंटीबॉडीज स्टिक टू मास्ट सेल्स इन द लंग्स। मास्ट सेल्स क्या होते हैं? ये भी टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज कराएंगे। हमारे जो IgE एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल के साथ बाइंड कर जाएगी। व्हेन द एलर्जन एंटर्स अगेन इट कॉजेस मास्ट सेल टू रिलीज सब्सटेंसेस। मास्ट सेल कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जिसमें हिस्टामिन आ जाते हैं एंड ल्यूकोट्राइन्स आ जाते हैं। ये कॉज कराएंगे मसल टाइटनिंग एंड स्वेलिंग। मसल टाइटनिंग होगी, उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा और स्वेलिंग की वजह से ब्रोंक्यूल्स जो हैं या ब्रोंकाई जो हैं वो नैरो हो जाएंगे। दिस लीड टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, नैरोइंग ऑफ एयरवेज। अगर तो एस्थमा को फौरन ट्रीट नहीं किया गया और एक पर्सन जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपने एलर्जन के साथ एक्सपोज हो रहा है तो लेट फेज रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा? A few hours later, more immune cells like eosinophils arrive. eosinophils हमने क्या कहा था? वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। वो और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। They release toxic substances that damage the lining of the airway, cause more swelling and mucus, and make the airway even more sensitive.
तो ये और केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेंगे जो हमारे एयरवे को मज़ीद डैमेज करेंगे और ये हमारे एयरवे को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। एयरवे रीमॉडलिंग, कांस्टेंट स्वेलिंग और इरिटेशन परमानेंट चेंज कॉज कर सकती है। हमारे एयरवे को थिक कर देगा, म्यूकस ग्लैंड ज़्यादा हो जाएंगे, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर एयरवे मसल्स जिनकी कॉन्ट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर होगी और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी कॉज होगी। दिस मेक एस्थमा हार्डर टू ट्रीट ओवर टाइम। मतलब कि अगर एस्थमा को जल्दी ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो हमारे लिए परमानेंट लॉस भी कॉज हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा, तो टू टाइप ऑफ मेडिसिन होती हैं। क्विक रिलीफ मेडिसिन फॉर सडन सिम्टम, यूज दिस व्हेन यू आर हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। इसका मतलब कि एक पेशेंट है जिसको अस्थमा अटैक होता है और वो किसी एलर्जन के साथ एक्सपोज हुआ है, उससे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस शो हो रहे हैं, कुछ सिम्टम शो हो रहे हैं, तो वो फ़ौरन इस मेडिकेशन को यूज़ कर सकता है। इसके एग्जांपल में आता है सॉल्ब्यूटामोल इन्हेलर। एक कॉमन टाइप ऑफ इन्हेलर है जो एस्थमेटिक पेशेंट को दिया जाता है कि जैसे ही उन्हें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो या कोई और सिम्टम शो हो तो फ़ौरन इन्हेल कर लें। नेक्स्ट इज डेली कंट्रोल मेडिसिन टू प्रिवेंट प्रॉब्लम। इस मेडिसिन को रोज़ाना लिया जा सकता है ताकि पेशेंट अच्छा फील करे और उससे जल्दी सिम्टम शो हो ही ना, मतलब उससे अस्थमा अटैक ही ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए। इसके एग्जांपल में स्टेरॉइड इन्हेलर्स आ जाते हैं। अस्थमा की प्रिवेंटिव मेजर्स में या मैनेजमेंट में ये आ सकता है कि वी अवॉइड ट्रिगर्स। जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है हम उन्हें अवॉइड करें, या अगर हमें पोलन से एलर्जी होती है तो हम बाहर निकलते वक्त मास्क यूज़ करें। अगर फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज की वजह से हमें अस्थमा कॉज हो सकता है तो हमें चाहिए पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करें, और अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो तो हम इन्हेलर का यूज़ करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी अदर फिज़िकल एक्टिविटी। यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक अस्थमा। थैंक यू।